दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है टू सेट ऑन फायर। किसी चीज को हम फ्लेम पे लगा लें, इन्फ्लेम कर दें, उसको हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लामेशन हो गई। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? एक्चुअली ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। इन्फ्लामेशन क्या है? प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्स है किसका? ब्लड वेसल का। What is inflammation? It is the protective response of blood vessel to get rid of injured cell and foreign bodies. जो foreign bodies सेल बॉडी के अंदर आती हैं, उन foreign bodies से लड़ने के लिए जो blood vessel response करती है उसका नाम inflammation है। What is inflammation? It is protective response of the blood vessel. एक वो रिस्पॉन्स है ब्लड वेसल का जिसके थ्रू हम इंजर्ड सेल और फॉरेन बॉडीज जो सेल के अंदर आती, बॉडी के अंदर आती है, उससे हम निजात पा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये रिस्पॉन्स जो ब्लड वेसल का है, ये रिस्पॉन्स ब्लड वेसल का एक्चुअली है क्या? ये रिस्पॉन्स ब्लड वेसल का ये है कि ये रिस्पॉन्स ब्लड वेसल का ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स और WBCs जैसे कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब जो है ब्लड से या ब्लड वेसल से, ये सब ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं, ये सब ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं। ये रिस्पॉन्स करती है ब्लड वेसल। जब भी हमारी बॉडी इंजरी होती है हमारे सेल्स की बॉडी के अंदर, या कोई फॉरेन इन्वेडर जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आ गया है, तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स करती है। वो उस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन, WBC, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जैसे उनका ब्लड वेसल से बाहर आना, उसी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इन्फ्लामेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है? तो देर आर सम कार्डिनल साइंस, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें या कार्डिनल साइंस बोलें, मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 5 है। 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कहीं पर भी ये 5 चीजें हो रही होंगी, मैं कहूंगा कि वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है। वो 5 चीजें कौन सी है? नंबर 1, वहां पर जो है वो अगर रेडनेस है, वहां पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है मुझे, अगर ये एरिया मेरा रेड है, तो मैं कहूंगा दिस इज द फर्स्ट कार्डिनल साइन ऑफ, और इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, जिसको हम ग्रीक में रूबर भी कहते हैं। तो या अगर रेडनेस है जिसको हम ग्रीक में रूबर कहते हैं, जब जिसने इनको नाम दिया, या तो फिर वो एरिया जो है हॉट हो गया है, हीट है वहां पे, या वार्म एरिया है, हॉट है या वार्म एरिया है, उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कैलोर है। ग्रीक में उसको क्या कहेंगे? कैलोर। तो अगर एरिया वो रेड हो तो रूबोर, हॉट, या ये हीट की जगह में हॉट लिखूं, हॉट या वार्म हो जाए वो एरिया, तो मैं कहूंगा कि कैलोर, ग्रीक में उसको कैलोर कहते हैं। और अगर वहां पर स्वेलिंग हो जाए, अगर वहां पर स्वेलिंग हो जाए तो मैं कहूंगा कि दैट इज ट्यूमर। और अगर वहां पर हमारे पास जो है वो पेन भी हो, दैट इज डॉलर। और 5वीं हमारे पास कार्डिनल साइन है लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास 5 चीजें हैं जिसके थ्रू मैं कह सकता हूं कि वहां पे क्या हुई? इन्फ्लामेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ के यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है, फॉर एग्जाम्पल हुई नहीं है, तो ये एरिया रेड होगा, ये एरिया हॉट होगा, इस एरिया में मुझे पेन हो रहा होगा, और इस एरिया में मुझे जो है वो क्या हो रही होगी? स्वेलिंग हो रही होगी। मतलब ये 4 चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। और साथ में साथ अगर ये इसको मूव करवाती है और ये फंक्शन मेरा चला जाएगा, तो मैं कहूँगा कि ये फंक्शन चला तो नहीं जाएगा कंप्लीटली, लेकिन डिस्टर्ब होगा, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है। कौन कौन सी चीज़ें? एरिया जो है वो रेड हो जाए, आर से रेड, आर से रूबोर। अगर वो एरिया हमारा हॉट या वार्म हो जाए, हीट का एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी, तो उसी के हिसाब से कैलोर। हीट या वार्म हो जाए तो कैलोर, स्वेलिंग हो जाए तो हम सबको पता है ट्यूमर,
पेन हो जाए तो डॉलर, डॉलर कमाना वैसे भी इजी नहीं है, पेन के साथ ही आता है, इस वजह से पेन हो जाए तो डॉलर और लॉस ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लामेशन की। अब जो हमारे पास इन्फ्लामेशन होता है उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं कि जो इन्फ्लामेशन वो हमारे पास होते हैं, 2 किस्म के इन्फ्लामेशन होते हैं। एक हमारे पास होता है अक्यूट इन्फ्लामेशन और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अच्छा, ये जो अक्यूट इन्फ्लामेशन है, ये जो हमारे पास अक्यूट इन्फ्लामेशन है, इसको हम अक्यूट क्यों कहते हैं? इस अक्यूट इन्फ्लामेशन को हम अक्यूट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, और दूसरी बात, एक तो ये बहुत कम समय के लिए होता है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है या फास्ट होता है, इस वजह से हम इसको अक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि इस अक्यूट इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि अक्यूट इन्फ्लामेशन हमारे पास हुई है? तो उस अक्यूट इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये हैं। हमारे पास अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन के। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास अक्यूट इन्फ्लामेशन के। कौन से? ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल इन्फ्लामेशन देखे थे, हम बॉडी के बाहर से देख सकते हैं, लेकिन ये अक्यूट इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो रही है वो अगर हमें जानना है तो हमें बॉडी के अंदर देखना होगा, हमें ब्लड वेसल में देखना होगा। अगर किसी ब्लड वेसल में अंदर इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो है, अगर किसी ब्लड वेसल के अंदर इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो दैट इज द फर्स्ट कार्डिनल साइन ऑफ दैट अक्यूट इन्फ्लामेशन। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो, सिर्फ ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होना, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे लीकेज है या वहाँ से एग्जिस्ट हो रहे हैं कौन? प्लाज्मा प्रोटीन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड वेसल में से बाहर आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। नंबर 3 अगर मैं देखूं तो वहाँ पे अगर न्यूट्रोफिल्स, हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसकी इमिग्रेशन हो रही है, मतलब न्यूट्रोफिल्स ब्लड से जो है वो इमिग्रेट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। अब अक्यूट इन्फ्लामेशन की मैं कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बुक में से भी दिखाना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। नंबर फर्स्ट के इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। अगर हमारे पास इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होगा ब्लड वेसल के अंदर तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि हमारे पास इन्फ्लामेशन की फर्स्ट साइन है। नंबर 2 साइन के वहाँ पे लीकेज हो रही है हमारे पास किस चीज़ की? प्लाज्मा प्रोटीन की। अगर प्लाज्मा प्रोटीन लीक हो रहे हैं ब्लड, ये हमारे पास आर्टरी है, ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, ये वेन है, इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल रहे हैं अगर, तो मैं क्या कहूँगा कि ये एक्यूट इन्फ्लामेशन की दूसरी साइन है। और अगर न्यूट्रोफिल्स की इमिग्रेशन हो रही है, मतलब बाहर आ रहे हैं, ये देखें एक न्यूट्रोफिल्स किस तरीके से स्क्वीज होके बाहर आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। अब आए तो इस अक्यूट इन्फ्लामेशन के स्टिमुलस देखते हैं कि कौन से स्टिमुलस हैं। तो जनाब अब हम देख रहे हैं स्टिमुलस ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। 4 जो हैं वो स्टिमुलस होते हैं जो अक्यूट इन्फ्लामेशन करवाते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन। कौन हमारे पास इन्फेक्शन करवा सकता है? फॉरेन इन्वेटर, जैसे बैक्टीरिया, जैसे हमारे पास फंजाई, जैसे हमारे पास पैरासाइट, जैसे हमारे पास वायरस, ये सब हमारे पास क्या करवा सकते हैं? इन्फेक्शन करवा सकते हैं। उस इन्फेक्शन के नतीजे में क्या होगा? अक्यूट इन्फ्लामेशन होगी। अब सवाल ये होता है कि बॉडी को किस तरीके से पता चलता है कि भाई बैक्टीरिया आ गया है, फंजाई आ गया है, पैरासाइट आ गया है? कैसे पता चलता है? बॉडी के अंदर हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस। बॉडी में हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस जो हर वक्त घूम रहे होते हैं, ये उनका न्यूक्लियस है। और उन मैक्रोफेजेस के बाद जो है उनके पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को मैं क्या कहता हूँ? उन रिसेप्टर्स को मैं कहता हूँ कि टूल लाइक रिसेप्टर्स, टॉल लाइक रिसेप्टर्स या टूल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। इनको नाम जो है वो टूल लाइक क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सबसे पहले टूल प्रोटीन हमने पाए थे ड्रोसोफिला की फैमिली के अंदर, तो वहाँ से नाम लिख रहा है। बहरहाल मैक्रोफेजेस के पास क्या होते हैं? ये रिसेप्टर होते हैं जिनको मैं क्या कहता हूँ? टूल लाइक रिसेप्टर। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया आ गया, हमारे पास, और ये बैक्टीरिया अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो हम सबको पता है इसके पास क्या होगा? सेल वॉल के ऊपर हम इसके पास लिपोपॉलीसेक्राइड होंगे, और उन लिपोपॉलीसेक्राइड को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ये टूल लाइक रिसेप्टर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन होती है किसकी? इन्फेक्शन की।
ये हम डिटेल में इसके मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, एक जर्नल बुक में रिव्यू दिया हुआ था, इस वजह से मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं कि दूसरा हमारे पास स्टिमुलस कौन सा हो सकता है। दूसरा हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस, अगर नेक्रोसिस पे हमने डिटेल पे बात की है, अगर कोई टिश्यू अंडर नेक्रोसिस चला गया है, उस टिश्यू की डेथ हो चुकी है, तो उस डेड टिश्यू को, डेड सेल को रिमूव करने के लिए भी जो रिस्पॉन्स होगा वो कौन सा होगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। अच्छा, ये टिश्यू नेक्रोसिस वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं किस वजह से होता है। इस्कीमिया की वजह से होता है। हमारे पास कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए, कोई यहाँ पे मुझे चोट वगैरह लगे, सेल मर जाएंगे, नेक्रोसिस होगी, तो उन नेक्रोसिस को, उन डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी, मतलब कि ब्लड वेसल का रिस्पॉन्स होगा जो इसको रिमूव करेगा। तो इस्कीमिया हो सकती है, कहीं पे ऑक्सीजन सही ना पहुँचे, टिश्यू डेड कर जाए, उस डेड टिश्यू को रिमूव करने के लिए। कहीं पे ट्रॉमा हो जाए, उसको रिमूव करने के लिए। फिजिकल या केमिकल कोई इंजरी हो जाए तब भी। अच्छा, होता क्या है, अब कोई भी सेल अगर नेक्रोसिस में, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये सेल अंडर नेक्रोसिस चला गया है, सेल मर गया है, तो ये सेल क्या करेगा? यूरिक एसिड रिलीज करेगा। इस यूरिक एसिड रिलीज होने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा? जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है ब्लड वेसल का वो शुरू हो जाएगा, या वो एटीपी रिलीज करेगा, या वो हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है जिसको हम HMG बीटा 1 कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर प्रोटीन है, और जब ये नेक्रोसिस हो जाता है किसी सेल के अंदर तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है, और रिड्यूस HMG प्रोटीन हमारे पास क्या करवाता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन करवाता है। और दूसरा हमारे पास हाइपोक्सिया, जब इस्कीमिया की वजह से या कम ऑक्सीजन की वजह से कोई टिश्यू मरता है, तो वो हमारे पास हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर रिलीज करता है, जिसको मैं शॉर्ट में HIF लिखता हूँ। वो रिलीज करता है जो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन करवा सकता है। और हमारे पास जो तीसरा स्टिमुलस है, वो तीसरा स्टिमुलस है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। अब हमारे पास जब भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या? सबसे पहले सवाल तो ये कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है। जब भी हमारे पास कोई वाइट ब्लड सेल ऑन सेल के खिलाफ, हमारे खुद के बॉडी सेल के खिलाफ एक्टिवेट हो जाए या एक्टिव हो जाए, तो उस नतीजे में हमारे पास जब वो सेल की डिस्ट्रक्शन करता है, तो ऐसी डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है। और इसको हम दूसरा नाम भी ये देते हैं कि ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज भी हो गई है। कोई ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे खुद के सेल के खिलाफ एक्टिव हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन को हम ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी कहते हैं। और ऐसी कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है? ऐसी कंडीशंस में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास टी सेल्स होते हैं, वो टी सेल्स हमारे पास जो है वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। जो टी सेल्स होते हैं हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और वो साइटोकाइंस फिर हमारे पास इंड्यूस करवाते हैं क्या? एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो ये भी हमारे पास एक हाइपर सेंसिटिविटी की एक स्टिमुलस है, एक ऑटो इम्यून डिजीज की स्टिमुलस है जो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन करवा सकती है। क्यों? क्योंकि टी सेल्स हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, और वो साइटोकाइंस हमारे पास क्या करवाएंगी? एक्यूट इन्फ्लामेशन करवाएंगी। अब जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारे पास दो किस्म की होती है। मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, अब हम वो पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म हमारे पास एक तो ब्लड वेसल के लेवल पे होता है, और दूसरा और ब्लड वेसल के बाद जो सेल निकल के आते हैं वो क्या करते हैं, फिर हम वो देखेंगे। तो दो रिस्पॉन्स होंगे, दो मैकेनिज्म जो हैं वो उनको हमने दो में डिवाइड किया है। एक मैकेनिज्म जो ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है, और दूसरा जहां पे इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी या नेक्रोसिस हुई है, दूसरा रिस्पॉन्स वहां पर। तो ये दो चीजें हैं, दो मैकेनिज्म हैं, दो पार्ट है मैकेनिज्म के, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ सही नहीं लगी या कोई मिस्टेक वगैरह लगे,
या कोई आपको चीज़ अपग्रेड करवानी हो या पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।